चौहान मेंशन। जैसे ही आगाज की गाड़ी चौहान मेंशन के अंदर एंटर हुई और गाड़ी में से आगाज और शमस्तिका के साथ आस्तिक बाहर निकला। ऊपर अपने रूम के बालकनी में अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर रही दिव्या की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से कांपने लगी। वहीं आगाज अब शमस्तिका का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ चुका था, जहां पर दरवाजे पर वैष्णवी जी खड़ी थी। उनकी नजर समस्तिका पर थी, जिसका एक हाथ आगाज के हाथ में था और दूसरे हाथ से उसने आस्तिक को पकड़ा हुआ था। उन्हें आस्तिक से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें आस्तिक सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और शमस्तिका पर तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार आता था। दूसरी तरफ दिव्या अपनी बालकनी से अंदर की तरफ आई और उसकी नजर बेड पर सो रहे अमांस पर गई। उसे सोते हुए देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने तुरंत वहां साइड में रखा हुआ पानी का जग उठाया और उसे अमांस पर उलेर दिया। अमांस हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठा और गुस्से से दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, बदतमीज, ये क्या हरकत की है तुमने? पागल हो गई हो क्या? ये बोलते हुए वो बेड से उठ चुका था। दिव्या चिल्लाते हुए बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हें पता भी है इस घर में हो क्या रहा है? नहीं, तुम्हें तो इस घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसकी खबर रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो सोना बहुत जरूरी है ना। तुम एक काम क्यों नहीं करते? सोने की जगह मर क्यों नहीं जाते? वैसे भी तुम्हारा कोई फायदा तो है नहीं। उसकी बात सुनकर अमांस का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत दिव्या की तरफ बढ़ा और उसने दिव्या की गर्दन को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ धकेलने लगा। दिव्या की आंखें बड़ी हो गई। अमांस ने उसे सीधा दीवार से लगाया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मरने की बात कर रही हो? कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें जान से मार दूं। वैसे भी तुम किसी काम की नहीं हो, ना ही मुझे बच्चा दे सकती हो जिसे मैं इस घर का वारिस बना सकूं और खुद चौहान इंडस्ट्रीज, चौहान प्रॉपर्टी और चौहान मेंशन का मालिक बनूं। तो तुम जीकर करोगी ही क्या? तुम क्यों नहीं मर जाती? ये बोलते हुए उसने दिव्या का गला और भी ज्यादा कसकर दबा दिया था। दिव्या की सांस उखड़ने लगी। उसकी आंखें लगभग से बाहर आने को हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अमांस उसे छोड़ नहीं रहा था। दिव्या अब और भी ज्यादा तड़पने लगी। उसके पैर नीचे जमीन पर लगातार रगड़ रहे थे और अमांस अपना हाथ और भी ज्यादा कस रहा था। तभी दिव्या ने अपनी टेढ़ी नजरों से पास पड़े हुए वॉश की तरफ देखा और उसे उठाकर तुरंत अमांस के सिर पर मारना चाहा, लेकिन अमांस उसके इरादे को पहले ही जान चुका था। इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ चलाया और उस वाश को नीचे जमीन पर गिरा दिया और खुद दिव्या के गले से अपना हाथ हटा लिया। दिव्या अपनी पूरी हिम्मत खो चुकी थी। वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई थी, लेकिन अमांस ने उसे नहीं संभाला। दिव्या हाँफते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी और उसकी वो सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे यूं देखकर अमांस के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो नीचे की तरफ झुका और दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, अब अपनी औकात में रहना। आइंदा अगर मुझे इस तरह से उठाने की और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो उसका जवाब तुम्हें ऐसा करारा दूंगा ना कि मेरे साथ जुबान लड़ाना तो दूर, तुम्हारी ये जुबान तुम्हारे हलक में अटकती हुई रह जाएगी। ब्लडी इडियट! नहीं नहीं, इडियट नहीं, ब्लडी इनफर्टाइल वुमन और यूजलेस वुमन। उसकी बात सुनकर दिव्या अपनी गहरी लाल आंखों से उसे देख रही थी और अब अमांस बाथरूम की तरफ बढ़ गया था, लेकिन वो बाथरूम के अंदर अपना पैर रखता उससे पहले ही दिव्या जोर से चिल्लाकर बोली, मुझे तो तुमने बांझ कहकर बुला लिया, लेकिन उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है जो तुम्हारे नाजायज बच्चे की माँ है? वो लड़की जो सिर्फ तुम्हारे नाजायज बच्चे की माँ नहीं बल्कि अब तुम्हारे भाई की बीवी भी है, इस घर की मालकिन भी है। उसके बारे में क्या कहोगे तुम? बताओ, उसके लिए भी तुम कहना चाहोगे कुछ? अमांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से बेहद लाल थी। वो तुरंत उसके पास आया और उस पर हाथ उठाने लगा, लेकिन दिव्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ हवा में ही रोक लिया। वो गुस्से से गरजते हुए बोली, दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। ये बोलकर उसने अमांस का हाथ दूर झटक दिया। वही अमांस ने गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, खबरदार अगर तुमने समस्तिका का नाम भी इस घर में लिया तो मुझे भी पता है कि वो इस घर से जा चुकी है। उनकी शादी की बात जरूर हुई, लेकिन उनकी शादी कभी नहीं होगी। समस्तिका इस घर से बहुत दूर जा चुकी है। कल ही वो रेलवे स्टेशन पर थी और अब तो ना जाने वो कहाँ ही होगी। उसकी बात सुनकर अब दिव्या जोरों से हंसने लगी और उसे हंसते हुए देखकर अमांस हैरान था। अमांस गुस्से से बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो।
उस पागल समस्तिका को देखकर तुम्हें भी पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। कोई बात नहीं, उसका इलाज तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन तुम्हारा जरूर करवाऊंगा। दिव्या हंसते हंसते रुकी और बोली, पागल मैं नहीं, पागल तो अब तुम होने वाले हो, क्योंकि जिसे तुम ये सोच रहे हो ना कि वो रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में बैठकर तुमसे बहुत दूर जा चुकी है, वो तुम्हारी भाभी बनकर इस घर में आ गई है। अभी अभी तुम्हारे भाई की बारात देखकर आ रही हूँ मैं। और नहीं यकीन तो जाओ, जाकर नीचे देख लो, तुम्हारी वो पागल समस्तिका अब तुम्हारी भाभी बन चुकी है, और वो तुम्हारा नाजायज बेटा जो तुमने उस समस्तिका को आगाज बनकर तोहफे में दिया था ना, वो तुम्हारे भाई का बेटा बन चुका है। तुम्हारी इस चौहान प्रॉपर्टी और चौहान इंडस्ट्रीज का वारिस बन चुका है। उसकी बात सुनकर अमांस के होश उड़ गए। अमांस ने तुरंत अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया और समस्तिका के बारे में सोचने लगा। समस्तिका को आज से 4 साल पहले उसने डेट किया था। समस्तिका बहुत ही मासूम लड़की थी, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, जिसमें उसके माँ बाप की जान बसती थी। अमान शुरू से ही आगाज से नफरत करता था, क्योंकि वो उसका सौतेला भाई था और हमेशा से ही आगाज को इस घर में प्रायोरिटी दी जाती थी। कुछ भी हो, आगाज को इस घर में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जिसकी वजह से अमांस की नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त पर बाहर की दुनिया में कोई भी आगाज को जानता नहीं था, क्योंकि आगाज ज्यादातर न्यूयॉर्क ही रहता था, और अगर वो इंडिया आता तो घर पर ही रहता या फिर ऑफिस जाता, लेकिन वो कभी किसी मीडिया वाले के सामने नहीं जाता था और ना ही बाहर की दुनिया में ज्यादा किसी से घुलता मिलता था। ऐसे में सबके दिलों में आगाज को मिलने की तमन्ना और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। लड़कियां तो उसका नाम सुनकर ही कायल हो जाती थी, जबकि अमांस अगर किसी लड़की को सामने से प्रपोज भी करता तो वो लड़की उसे भाव नहीं देती थी। तब अमांस ने अपना दिमाग लगाया और वो खुद को आगाज कहकर इंट्रोड्यूस करने लगा। वो सब लड़कियों से खुद को आगाज कहकर ही इंट्रोड्यूस करवाता। उसमें और आगाज में बहुत कम फर्क था। दोनों के चेहरे एक बाप होने की वजह से लगभग से सिमिलर थे, और उनकी हाइट में भी कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं था। बस एक चीज थी जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी, और वो थी आंखों का रंग। इसलिए अमांस ने उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। उसने आगाज की ब्लू आइज की तरह बिल्कुल सेम कलर के लेंस बनवाए और उन्हें यूज करने लगा, जिससे वो बिल्कुल आगाज जैसा ही लगता था। अगर जिस इंसान ने आगाज को कभी देखा ही ना हो, वो अमांस से मिले और अमांस उससे खुद को आगाज कहकर इंट्रोड्यूस करवाए, तो उस इंसान को दूर दूर तक उस पर कोई शक नहीं हो सकता था। और इन्हीं सब के बीच उसकी मुलाकात समस्तिका से हुई। समस्तिका जो एक दिन एक होटल में उससे मिली थी। शायद वो अपने मॉम डैड के साथ डिनर करने आई हुई थी, और उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही अमांस का दिल उस पर आ गया। अब तक ना जाने वो कितनी ही लड़कियों के साथ इंटीमेट भी हो चुका था, और कितनी ही लड़कियों की जिंदगी भी खराब कर चुका था। जैसे ही उसकी नज़र समस्तिका पर गई, जैसे वो सारी दुनिया ही भूल गया और उसने समस्तिका को अप्रोच करना शुरू कर दिया। लेकिन समस्तिका इन सब चीज़ों से दूर रहती थी। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और वो उसे कॉलेज के अलावा कहीं भी नहीं जाने देते थे। पर किसी तरह अमांस उसके करीब पहुंच ही गया। जब उसने समस्तिका को प्रपोज किया तो समस्तिका ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन अमांस ने उससे वादा किया कि वो उससे बहुत जल्दी शादी करेगा। शादी का सुनकर किसी भी लड़की के दिल में ख्वाब पैदा होने लगते हैं, और समस्तिका तो हद से ज्यादा मासूम थी। शादी का जिक्र सुनकर ही जैसे उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। शादी के वादे के बाद समस्तिका ने अमांस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और अमांस उसके और भी ज्यादा करीब जाने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि समस्तिका इंटीमेसी तो दूर, अमांस को खुद को किसी भी नहीं करने देती थी। वो बस हमेशा यही कहती थी कि पहले वो दोनों शादी करेंगे और उसके बाद ही उन दोनों के बीच ये सब कुछ होगा। लेकिन अमांस तो बस किसी तरह उसकी बॉडी को हासिल करना चाहता था। वो जब जब समस्तिका को देखता तो उसके दिमाग में बस यही चलता था कि वो कैसे समस्तिका को अपने बेड पर लेकर जाए और उसके साथ इंटीमेट हो। और ये सब सोचते हुए ही उसने किसी तरह समस्तिका को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे एक दिन खुद को मिलने के लिए बुला ही लिया। उस दिन उसने समस्तिका से एक बार फिर से शादी के लंबे लंबे वादे किए और समस्तिका के साथ इंटीमेट हुआ, और एक बार जो ये सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तकरीबन 2 महीने बाद समस्तिका को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अपनी प्रेगनेंसी की बात जानकर ही समस्तिका के होश उड़ गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ना जाने
कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसने तो सिर्फ अमांस से प्यार किया था, लेकिन अमांस के दिल में तो दूर दूर तक उसके लिए ना ही कोई प्यार था और ना ही कोई और फीलिंग। वो बस समस्तिका को यूज कर रहा था। समस्तिका प्रेगनेंसी की बात जानकर बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए उसने सोचा कि वो जल्द से जल्द अमांस से मिलेगी और अमांस को सब कुछ बताएगी, ताकि अमांस जल्दी से उसके घर आए और उन दोनों की शादी हो सके। और उस दिन समस्तिका अमांस से मिलने के लिए होटल आई। समस्तिका अमांस से होटल में मिलने आई थी। अमांस को अभी तक उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो भी उससे मिलने आया हुआ था। रूम में आते ही अमांस ने सीधा समस्तिका के करीब आकर उसे कमर से पकड़ा और उसे किस करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में समस्तिका उसे खुद से दूर किया और बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है आगाज। अमांस, जो हमेशा से अपना इंट्रोडक्शन आगाज के नाम पर ही देता आया था, वो तुरंत बोला, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है समस्तिका। प्लीज अभी मुझे खुद को प्यार करने दो ना। तुम्हें पता है ना, हम पूरे 4 दिन बाद मिल रहे हैं। इन 4 दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ये बोलकर वो एक बार फिर से समस्तिका को किस करने को हुआ, तो इस बार समस्तिका ने उसे तुरंत अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोली, नहीं अभी नहीं आगाज, अभी आपको पहले मेरी बात सुननी होगी। अमांस ने इरिटेट होते हुए उसे देखा और बोला, अच्छा बताओ क्या कहना है तुम्हें। समस्तिका ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और फिर थोड़ी हिम्मत करते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ आगाज, मुझे 2 महीने की प्रेगनेंसी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें अब जल्दी से शादी करनी होगी, इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स को इन सब चीजों के बारे में पता चले। आप प्लीज मेरे घर पर आकर उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए। उसकी बात सुनकर अमांस के होश उड़ गए। वो तुरंत पीछे की तरफ हटते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। समस्तिका ने उसका दूसरा सवाल तो सुना ही नहीं, वो तो बस उसके पहले सवाल पर ही उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज अमांस के लिए बकवास है, ये सुनकर जैसे उसके होश ही उड़ गए थे। अमांस उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर खुद को जल्दी से संभालते हुए बोला, आई मीन, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं तो हमेशा ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बट डोंट वरी। ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें मेडिसिन ला दूंगा। तुम वो मेडिसिन खा लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये प्रेगनेंसी चली जाएगी। समस्तिका की हैरानी अब और भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब अमांस उसकी प्रेगनेंसी एबॉर्ट करने की बात कर रहा था। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो तुरंत बोली, मुझे ये प्रेगनेंसी एबॉर्ट नहीं करनी है आगाज, मुझे इस बेबी को जन्म देना है। मुझे इस प्रेगनेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अब जल्दी से जल्दी शादी कर ले। अगर सबको प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। अमान, जो एक बार खुद को कंट्रोल कर चुका था, अब समस्तिका की बात सुनकर दोबारा खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला, यार तुम पागल हो गई हो क्या। क्या शादी की रट लगा रखी है तुमने। समस्तिका रोते हुए बोली, आपने कहा था आप मुझसे शादी करेंगे। अमास चिल्लाकर बोला, मैंने कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के भी गंदे खून को अपना नाम दे दूंगा। समस्तिका ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो एकदम से फ्रीज हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो यूं ही अमांस को देखती रही और अमांस गुस्से से बोला, मुझे क्या पता कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम किस किस के पास जाती हो। एक मैं ही तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं ना। बहुत देखी है मैंने तुम जैसी लड़कियां, जो हम लड़कों के सामने सती सावित्री होने का नाटक करती है, लेकिन इतने तो इस दुनिया में रंग नहीं है जितने तुम लड़कियों के होते हैं। और उन रंगों से भी ज्यादा तुम लड़कियों की बॉयफ्रेंड होते हैं। एक से सुबह, एक से दोपहर, एक से शाम, तो एक से रात होती है तुम जैसी लड़कियों की। मैंने कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं की जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़े, और किसी और की गलती को मैं अपने सिर पर बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। इसलिए जाओ उसके पास जाकर ये शादी का तांडव करो जिसका बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो तुम। समस्तिका को ऐसा लगा जैसे एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। जो अमांस उसे अपनी सर आंखों पर बिठाकर रखता था, उसने एकदम से उसे अंदर जमीन में गाड़ दिया था। वो रोते हुए बोली, ये सब क्या बोल रहे हैं आप आगाज। प्लीज ऐसे मत बोलिए ना, आप ऐसे इंसान नहीं हैं जैसे आप बातें कर रहे हैं। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, मुझे अच्छी तरह से
मैंने आपके अलावा कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। अमास चिल्लाते हुए बोला, बंद करो अपना ये ड्रामा। मुझे तुम्हारे इस ड्रामे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। और अब तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अब मुझे ना सिर्फ तुम्हारे ड्रामे बल्कि तुम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। आइंदा कभी ना मुझे कॉल करना और ना ही कभी मेरे सामने आना। वैसे भी मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान देना है। ये बोलकर अमास तुरंत वहां से जाने लगा। समस्तिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं आगाज। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। आपने कहा था कि आप मेरे साथ शादी करेंगे। आप किसी और के साथ शादी। अभी वो बोल ही रही थी कि अमांस ने उसका हाथ दूर झटक दिया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। समस्तिका तुरंत उसके पीछे पीछे आई और उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमांस उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। वो उस होटल रूम से बाहर निकल गया और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर जाने लगा, समस्तिका ने एक बार फिर से उसे रोका और रोते हुए बोली, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आगाज। अगर आप अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन प्लीज ये सब मत करिए। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। ये बोलते हुए वो उसे बाहर की तरफ रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि अमांस अब लिफ्ट के अंदर आ गया था। उसने जोर से समस्तिका को धक्का दिया तो समस्तिका के पैर पीछे की तरफ लड़खड़ा गए और वो पीछे हो गई। उसके पीछे होते ही लिफ्ट का दरवाजा तुरंत बंद हो गया और अमांस वहां से चला गया। उसे जाते हुए रियलाइज कर समस्तिका अब तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो जितना जल्दी नीचे आ सकती थी उतना जल्दी नीचे आई और अमांस को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमांस रुक ही नहीं रहा था। लेकिन अचानक ही उसके कदम रुक गए, क्योंकि सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई थी, जो बड़ी हसरत भरी निगाहों से अमांस की तरफ देख रही थी। अमांस ने भी जब उसे देखा तो थोड़ा हैरान था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही वो लड़की उसके बिल्कुल करीब आई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आगाज? और ये लड़की कौन है जो तुम्हारे पीछे भाग रही है? अमांस ने एक नजर पलटकर पीछे समस्तिका की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोला, पता नहीं कौन है, तुम तो जानती हो आगाज चौहान। ना जाने कितनी ही लड़कियों के दिल पर राज करता है, कितनी लड़कियां उसे पाने के लिए पागल है। ये भी उन पागलों में से एक होगी। पर मुझे पागल लड़कियों में नहीं बल्कि पागलपन वाली लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक यू। ये बोलते हुए उसने उस लड़की की गर्दन पर अपना हाथ रखा। वो लड़की भी मुस्कुराते हुए उसके करीब हुई और उसकी गर्दन पर झुककर उसके कानों के बिल्कुल पास आकर बोली, तो चले रूम में, तुम मुझे अपना पागलपन दिखाना और मैं तुम्हें अपना पागलपन दिखाऊंगी। ये बोलते हुए उसने एक गहरी सी नजर समस्तिका पर भी डाली। समस्तिका जो अपने कदमों पर बिल्कुल सुन्न होकर खड़ी थी, जब उसके लिए उसकी पूरी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसका इश्क जो अब तक सिर्फ उसे अपना लग रहा था, अब उसे वो एक तबाही की तरह नजर आ रहा था जिसने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बरसते रहे और अमांस उस लड़की की कमर पर अपना हाथ रखकर होटल रूम की तरफ बढ़ गया। समस्तिका अपनी जगह पर घुटनों के बल गिर गई और उसकी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब जब उसने अमांस को अपने करीब आने दिया था। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि इश्क सिर्फ सुकून नहीं देता, दर्द भी देता है। पर इस दर्द की आंच मैं आप पर नहीं आने दूंगी। आपको और कोई इस दुनिया में लाना चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं आपको इस दुनिया में जरूर लाऊंगी। वर्तमान में चौहान मेंशन। दिव्या अमांस की तरफ देखती हुई बोली, तुम तो बड़ा कहते थे कि वो लड़की पागल है और किसी दिन वो या अपने बच्चे को बेच देगी या फिर अपने ही बच्चे को खा जाएगी, लेकिन वो तो यहाँ पर तुम्हारे घर पर आकर बैठ गई, वो भी तुम्हारे भाई की बीवी बनकर। अब तुम कैसे सामना करोगे उसका? अगर उसने गलती से भी सबके सामने तुम्हारा नाम ले लिया ना अमांस, तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। अब तक तो सिर्फ तुम्हें चौहान इंडस्ट्रीज का सीईओ नहीं बनाया गया ना, अब तुम ना सिर्फ चौहान इंडस्ट्रीज बल्कि चौहान मेंशन से भी बाहर निकाल दिए जाओगे, वो भी धक्के मारकर। ये बोलते हुए दिव्या अमांस को अपनी गहरी नजरों से देख रही थी। वहीं अब एक जोरदार थप्पड़ अमांस ने उसके चेहरे पर और जड़ दिया। दिव्या का चेहरा दूसरी तरफ लुढ़क गया। अमांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता वो मुझे पहचानती है। अगर पहचानती होती तो उस दिन मैं उसके सामने खड़ा था, वो जरूर मुझे कुछ कहती। उस दिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब साफ है कि वो मुझे भूल गई। अरे वैसे भी तुम लड़कियों को अपने कपड़े नहीं याद रहते, तो हम लड़के कैसे याद रहेंगे?
हम कौन सा कपड़ों से कम क्वांटिटी में तुम्हारे पास होते हैं, इतने तो तुम कपड़े नहीं बदलती जितने अपने बॉयफ्रेंड बदल देती हो। दिव्या व्यंग से बोली, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि समस्तिका भी ऐसी लड़की है? उसका सवाल सुनकर अमांस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। दिव्या तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, बेशक से एक लड़की की दुश्मन होती है, लेकिन तुम्हें पता है समस्तिका मुझे कभी अपनी दुश्मन नहीं लगी, क्योंकि उसमें दुश्मनी वाली बात ही नहीं है। देखा है मैंने उसे, और उसकी आंखों में भी। कितना प्यार करती थी वो बेचारी तुमसे, लेकिन तुमने उसे टिश्यू की तरह यूज करके फेंक दिया। पर लगता है अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। जिस लड़की को तुमने बर्बाद किया है ना अमांस, वो तुम्हें तबाह करेगी। मार्क माई वर्ड्स, तुम बर्बाद होने वाले हो। ये बोलकर दिव्या तुरंत वहां से बाहर की तरफ चली गई और अमांस उसकी बातों के बारे में सोचता रह गया। समस्तिका के बारे में सोच सोच कर अब उसे खुद बहुत डर लग रहा था। उसके हाथ पैर फूल रहे थे। उसे समस्तिका से डर नहीं लग रहा था, बल्कि इस बात से डर लग रहा था कि समस्तिका ने अगर उसके बारे में सबको सच बता दिया तो वो किसी लायक नहीं रहेगा। लेकिन तभी अचानक ही उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो कुछ सोचते हुए बोला, सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि समस्तिका को मैं याद भी हूँ या नहीं, और मुझे ये भी पता लगाना होगा कि उसके दिल में मेरे लिए वो प्यार अभी भी है या नहीं। क्योंकि जैसे एक बार पहले मैंने उसे अपने जाल में फंसाया था, अब भी मुझे अब अपना जाल बिछाना है। वो समस्तिका तो खुद ब खुद उसमें फंस जाएगी। ये बोलकर वो सार्केस्टिक वे में हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंसन के दरवाजे पर वैष्णवी जी आगाज, समस्तिका और आस्तिक की आरती उतार रही थी। उन्होंने चावल से भरा हुआ कलश भी नीचे जमीन पर रखा हुआ था। वो अभी समस्तिका की तरफ देखते हुए उसकी आरती उतार ही रही थी कि आगाज अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। ये बोलकर उसने वो वरमाला जो समस्तिका ने उसे पहनाई थी उसे उतारकर नीचे जमीन पर फेंका और उसके ऊपर पैर रखकर अंदर की तरफ चला गया। गिरिराज जी जो वहीं सामने की तरफ खड़े थे, उन्होंने जब उसे ये करते हुए देखा तो उनके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर आ गई, लेकिन उन्होंने आगाज को रोका नहीं। वही वैष्णवी जी समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, वो जरा गुस्से वाला है और थोड़ा बिजी रहता है ना, शायद इसलिए परेशान हो रहा होगा। पर तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम ये कलश गिराकर अंदर आओ। समस्तिका ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्या मैं इसे गिराए बिना अंदर आ जाऊं? वैष्णवी जी हैरानी से बोली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं करना चाहती, इट्स ओके। तुम ऐसे ही अंदर आ जाओ। ये बोलते हुए उन्होंने अपना हाथ समस्तिका की तरफ बढ़ाया तो समस्तिका ने आस्तिक का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसने नीचे गिरी हुई उस वरमाला को उठाया और उसे देखते हुए मन ही मन बोली, खुद को तो नहीं संभाल पाई, मैं तुम्हें ही संभाल लूं। वैसे भी फूलों की क्या गुस्ताखी, यहाँ बर्बाद तो इंसान इंसान को कर रहा है। समस्तिका अपने हाथों में पकड़े हुए उन फूलों की तरफ देख रही थी जो वरमाला में पिरो रखे थे, और वो वरमाला उसने अपने हाथों से ही आगाज को पहनाई थी। और आगाज उस वरमाला को नीचे जमीन पर फेंक कर चला गया। वैष्णवी जी उसके पास आई और बोली, तुम आगाज की बातों का बुरा मत मानना, वो बस थोड़ा गुस्से वाला है। वो क्या है ना, वो शुरू से ही बिना परिवार के रहा है, तो थोड़ा सा गुस्सा उसके अंदर शुरू से ही है, लेकिन दिल का बहुत नर्म है वो। समस्तिका ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोली, आप मुझे बार बार ये क्यों बता रही है माँ? मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मुझे उनकी बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और वैसे भी मैं कौन सा यहाँ पर ज्यादा देर। ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गई और बिल्कुल खामोश हो गई। वैष्णवी जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। समस्तिका मुस्कुराती हुई बोली, माँ क्या मैं आस्तिक के साथ बैकयार्ड की तरफ जाऊँ? मेरा मतलब है आस्तिक बहुत ज्यादा थक गया होगा, उसे आराम की जरूरत है। वैष्णवी जी तुरंत बोली, लेकिन उसके लिए बैकयार्ड की तरफ जाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है अब तुम्हारी आगाज से शादी हो गई है, तो तुम आगाज के कमरे में जाओ, और आस्तिक के लिए मैं अभी फिलहाल गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ, उसके बाद हम आस्तिक का नया रूम बनवा देंगे। समस्तिका तुरंत बोली, लेकिन आस्तिक मेरे बिना नहीं रहता है माँ, मेरा मतलब है आज तक वो कभी मेरे बिना नहीं रहा, उसे आदत नहीं है, तो उसे परेशानी होगी। वैष्णवी जी ने तुरंत आस्तिक को अपने करीब किया और बोली, उसे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हूं ना, जैसे तुम उसे अपने साथ प्यार से रखती हो।
वैसे अब मैं उसे अपने साथ प्यार से रखूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसका रूम अलग से बनवाऊंगी, लेकिन अगर इसे तुम्हारे साथ रहने की आदत है तो कोई बात नहीं, अब इसे मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ, आगाज के कमरे में जाओ, और हाँ, थोड़ा संभल कर, हाँ मतलब अगर वो कुछ कहे तो बस सुन लेना, जवाब मत देना। समस्तिका वैष्णवी जी की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। अब तक तो वो भी आगाज के बारे में इतना तो समझ चुके थे कि आगाज बहुत गुस्से वाला इंसान है। शायद इसलिए वैष्णवी जी उसे संभल कर रहने के लिए बोल रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिलाकर आगाज के कमरे की तरफ बढ़ गई। वैसे भी बस उसे एक दिन ही तो यहाँ पर रहना था। आगाज ने खुद उससे कहा था कि वो एक दिन बाद यहाँ से जा सकती है। वो आगाज के कमरे के बाहर आकर खड़ी हुई, और जैसे ही उसने अपना कदम अंदर की तरफ बढ़ाया, एक पल के लिए वो कांप उठी। उसे वो पल याद आया जब वो इस कमरे में आगाज के साथ थी, और उन दोनों के बीच वो सब जब उन दोनों के बीच वो सब कुछ हो रहा था, तो वो यही समझ रही थी कि उसका आगाज उसके पास है, लेकिन जिसे वो आगाज समझ रही थी वो तो आगाज था ही नहीं, और जो आगाज था वो उसका आगाज नहीं था। वो कमरे के अंदर आई और आगाज की तरफ देखने लगी। आगाज ने जब उसकी नजरों को खुद पर महसूस किया तो तुरंत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर भेजा किसने है? समस्तिका अपना सर झुकाकर बोली, वो माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा। बट अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तो आगाज जोर से बोला, यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ एक ही दिन यहाँ पर रहना है तुम्हें। किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लूंगा मैं, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, एक तो मेरे रास्ते में मत आना, और एक मेरे सामने कुछ बोलने की हिम्मत मत करना। अगर मेरे सामने जरा सी भी जुबान खोली तो जुबान मुंह में नहीं रहने दूंगा। कहीं ये मत समझ लेना कि अब तक तुम्हारी सारी हरकतें बर्दाश्त की है तो अब भी तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करूंगा। अगर मेरे सामने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे उस ड्रामा पार्टनर को उठाकर चौहान मेंशन से बाहर फेंक दूंगा। समस्तिका उसकी बातें सारी चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसकी आखिरी बात सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत बोली, वो मेरा ड्रामा पार्टनर नहीं है, मेरा बेटा है, उसका नाम आस्तिक है। आगाज गुस्से से बोला, पूछा नहीं है मैंने तुमसे, तो जो चीज पूछी नहीं है उसका जवाब भी मत दो। कहा ना तुमसे मेरे सामने जुबान मत चलाना। ये बोलकर उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल जोर से बेड पर पटक दी और अपने क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। आगाज ने बड़ी जोर से वॉशरूम का दरवाजा बंद किया तो समस्तिका अब कमरे में इधर उधर देखने लगी कि वो कहाँ पर जाकर अपने लिए जगह बनाए। उसे अब थोड़ी देर यहीं पर रुकना था। आस्तिक के लिए वो थोड़ी बेफिक्र थी, क्योंकि वैष्णवी जी को वो इतना तो जान ही चुकी थी कि वैष्णवी जी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी। वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। अब बस उसे किसी तरह इस कमरे में एक दिन काटना था। तभी उसे सामने ड्रेसिंग के पास नजर आए तो वो कुछ सोचते हुए बोली, हाँ मैं वहीं पर नीचे जमीन पर बैठ जाती हूँ। वैसे भी अब ऊपर सोफे वगैरह पर बैठे तो मिस्टर चौहान एक बार फिर से बोलने लगेंगे। ये बोलकर वो ड्रेसिंग के पास आई, लेकिन जैसे ही वो ड्रेसिंग के पास पहुंची, अचानक से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सीधा ड्रेसिंग के ऊपर जाकर गिरी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला, लेकिन ड्रेसिंग पर इधर उधर रखा हुआ सामान नहीं संभाल पाई, और अचानक ही एक ऑयल की बोतल नीचे जमीन पर गिरी और पूरी टूट गई। उस ऑयल की बोतल को टूटते हुए देखकर शमस्तिका के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। आगाज ने तो उसे आवाज तक निकालने से मना किया था, और उसने तो सीधा सामान ही तोड़ना शुरू कर दिया। उसने जल्दीबाजी से उस बोतल का सारा कांच उठाया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। अब वो इधर उधर अपना चेहरा घुमाते हुए कोई कपड़ा ढूंढ रही थी ताकि ऑयल को साफ कर सके, लेकिन उसे जब कोई कपड़ा नहीं मिला तो वो अपने दुपट्टे से ही उस ऑयल को साफ करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो उस ऑयल को साफ करती, वॉशरूम का दरवाजा खुला। समस्तिका के होश उड़ गए। वो तुरंत पीछे की तरफ हो गई। वहीं आगाज ने जब उसे ड्रेसिंग की तरफ देखा तो उसे तिरछी नजरों से देखते भी बोला, वहां पर क्या कर रही हो? समस्तिका एकदम हड़बड़ा गई। उसकी तो सांसें भी हलक में अटकने लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, वो मैं यहाँ पर पानी पानी ढूंढ रही थी। आगाज ने अब उसे और भी ज्यादा तिरछी नजरों से देखा और बोला, ड्रेसिंग के पास पानी? पागल किसे बना रही हो, खुद को या फिर मुझे? और मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे सामने जुबान मत चलाओ, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई
मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की। समस्तिका हैरानी से बोली, लेकिन अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। आगाज चिल्लाकर बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा जवाब। सुना तुमने, ना ही मुझे तुम्हारा कोई जवाब चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल बार बार देखनी है। चुपचाप एक जगह पर जाकर बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर शमस्तिका ने तुरंत अपने होठों पर अपनी उंगली रख दी और जाकर अब दूसरे कोने में बैठ गई, जो दरवाजे के पास था। आगाज खुद को सामने ड्रेसिंग में देख रहा था, लेकिन अभी भी वो ड्रेसिंग से काफी दूर था। उसे ड्रेसिंग में से अब शमस्तिका दिखाई दे रही थी, जिसे अभी भी अपने होठों पर उंगली रखी हुई थी और उसकी नजरें नीचे जमीन की तरफ थी। उसे जमीन की तरफ देखते हुए देख आगाज ने एक बार फिर से मुंह बनाया और अब ड्रेसिंग की तरफ बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, क्योंकि नीचे जमीन पर ऑयल बिखरा हुआ था और अगर आगाज गलती से भी उस ऑयल पर पैर रखता तो वो बहुत बुरी तरह से गिरता। उसके गिरने की इमेजिनेशन से ही समस्तिका को अंदर तक डरा रखा था। वो आगाज को गिरने भी नहीं देना चाहती थी और अगर वो आगाज के सामने जुबान खोलती तो आगाज उसे फिर से दो चार सुनाता और अब तो उसको कोई पता नहीं था। अगर सच में उसे चौहान मेंशन से बाहर निकाल फेंक देता तो वो मन ही मन दुआ करने लगी कि आगाज उस ऑयल पर अपना पैर न रखे। लेकिन आगाज लगातार उस ड्रेसिंग की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो उस ऑयल पर अपना पैर रखने को हुआ, किसी ने पीछे की तरफ खींचा, लेकिन फिर भी आगाज का पैर उस ऑयल पर जा चुका था और वो जोर से नीचे जमीन पर गिरा, पर वो गिरते हुए घूम गया था और जो उसके पीछे था वो उससे पहले जमीन पर गिरा। मतलब अब समस्तिका नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और आगाज उसके ऊपर था। समस्तिका की दर्द से चीख निकल गई। आगाज ने अपने होठों को कसकर भींच लिया था, क्योंकि उसके पैर पर बुरी तरह से मोच आ गई थी। वो कुछ दर्द की वजह से और कुछ गुस्से की वजह से पागल हो रहा था। वो गुस्से से समस्तिका की तरफ देख रहा था और समस्तिका ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखा हुआ था। वो पूरी तरह से डर गई थी। उसकी गहरी गहरी सांस ही बता रही थी कि इस वक्त वो कितना ज्यादा परेशान हो रही है। आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, व्हाट द हेल इज दिस? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पीछे खींचने की? समस्तिका डर से कांपते हुए बोली, मैं अगर आपको पीछे नहीं खींचती तो आप नीचे जमीन पर गिर जाते, आपको चोट लग जाती। बोलते हुए उसने अपने हाथ अपने चेहरे से हटा दिए थे। आगाज अब उसे और भी ज्यादा गुस्से से घूरने लगा तो समस्तिका ने एक बार फिर से अपने होठों पर उंगली रख दी। आगाज गुस्से से बोला, ओह रियली? तुम मुझे गिरने से बचा रही थी। अब मैं कहाँ पर हूँ? फूलों की सेज पर सो रहा हूँ। अभी मैं नीचे गिरा हुआ हूँ और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, ब्लडी इडियट। खुद तो पता नहीं कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हो और मुझे भी इतनी जोर से गिरा दिया। उसकी बात सुनकर शमस्तिका की आंखों में नमी तैर गई। आगाज अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था और अब समस्तिका बिल्कुल चुप थी। आगाज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे अपनी तरह मत समझो। जैसे तुम गिरी हुई हो ना, वैसे मैं गिरा हुआ नहीं हूँ। मेरा एक स्टैंडर्ड है। आगाज चौहान हूँ मैं। जमीन भी मेरे नाम से कांपती है और तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। हाउ डेयर यू? ये बोलकर वो तुरंत ऊपर की तरफ उठने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर पर हल्का सा जोर डाला, उसकी दर्द से आह निकल गई। उसके चेहरे से ही उसका दर्द दिखाई दे रहा था। समस्तिका अपनी नमी भरी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, पर आगाज भी जिद्दी था। वो किसी न किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बेड की तरफ जाने लगा, लेकिन उसे अपने पैरों पर जोर डाला ही नहीं जा रहा था। उसका पैर सच में बहुत बुरी तरह से मुड़ा था। समस्तिका उसकी तरफ देखती रही और फिर जल्दी से जाकर उसने ड्रेसिंग में इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू किया। आगाज बेड पर आकर बैठ चुका था और अपने पैर की तरफ देख रहा था। उसने अब अपना फोन ढूंढना शुरू किया ताकि किसी सर्वेंट को फोन करके अपने रूम में बुला सके, लेकिन तभी अचानक से समस्तिका उसके पैरों के पास आकर बैठ गई। उसके हाथों में कोकोनट ऑयल की बोतल थी। हालांकि आगाज ऐसी चीज यूज नहीं करता था, लेकिन पता नहीं ये उसके रूम में कैसे थी। समस्तिका ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर उसे इशारा किया कि वो बिल्कुल चुप है और वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगी। उसका इशारा देखकर आगाज की भौहें तन गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, खबरदार अगर मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा। समस्तिका ने इस बार कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथों पर अच्छी तरह से ऑयल लगाया और तुरंत आगाज के पैरों को अपने हाथ में पकड़ लिया।
आकाश दर्द से चिल्ला उठा। जिस तरह से समस्तिका ने उसके पैर को पकड़ा था, उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगा था। उसने अपना पैर पीछे खींचना चाहा, लेकिन समस्तिका ने उसके पैर पर अपने हाथों से और भी ज्यादा दबाव बना दिया और ऑयल से उसके पैर की मालिश करने लगी। आकाश ने बेड पर अपनी मुठ्ठियां कसती थी और एक बार फिर से उसकी दर्द से चीख निकल गई, क्योंकि समस्तिका ने उसके पैर को पूरी तरह से मरोड़ दिया था। वो दर्द से चिल्लाने को हुआ, लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल शांत हो गया था, क्योंकि उसे अपने दर्द से राहत मिल गई थी। उसका पैर जो वो मूव भी नहीं कर पा रहा था, अब वो अच्छी तरह से मूव हो रहा था। समस्तिका तुरंत वहां से पीछे की तरफ हट गई थी। उसने उस ऑयल की बोतल को वहां पर ड्रेसिंग पर रखा और जो नीचे ऑयल गिरा हुआ था उसे अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। उसका पूरा दुपट्टा ऑयल से भर गया था। उसने जल्दी से जाकर उस दुपट्टे को अब वॉशरूम में अच्छे से क्लीन किया और फिर वापस आकर उस दुपट्टे से उस जगह को और भी ज्यादा अच्छे से क्लीन कर दिया। लेकिन इन सब के चक्कर में उसका पूरा दुपट्टा खराब हो चुका था और उसका सीना हल्का हल्का रिवील हो रहा था। पर समस्तिका को इन सब चीजों का ख्याल ही नहीं था। पर आगाज की नजरें बार बार उसके क्लीवेज की तरफ जा रही थी। आगाज ने अब उस पर से अपनी नजरें हटाई और तुरंत रूम से चला गया। उसे रूम से जाते देख समस्तिका हैरान थी, लेकिन वो बस अपनी जगह पर खड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ आगाज सीधा वैष्णवी जी के कमरे में आया। इस वक्त वो अपने लोअर में घूम रहा था और वो कम ही लोअर में इधर उधर घूमता था। उसे अपनी बॉडी को किसी के सामने रिवील करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो वैष्णवी जी के सामने आकर खड़ा हुआ तो वैष्णवी जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आगाज की नजर अब बेड पर लेटे हुए आस्तिक पर गई। आस्तिक को देखकर वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, अब अगर किसी और को भी घर पर उठाकर लेकर आना है तो ले आइए। बहुत सारे लोग यूं ही गलियों में सड़कों पर धक्के खाते रहते हैं। आप कहे तो मैं एक आश्रम खुलवा दूं। इनफैक्ट खुलवाने की क्या जरूरत है, हमारे नाम पर तो वैसे भी कई आश्रम चलते हैं। आप कहे तो अब लोगों को जबरदस्ती आश्रम में भरना शुरू कर दूं। वैष्णवी जी उसके पास आई और हंसते हुए बोली, अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये बोलते हुए वो उसे जैसे ही टच करने लगी, आकाश तुरंत पीछे की तरफ हटा और बोला, आप जानती हैं ना मुझे नहीं पसंद कोई मुझे टच करे, तो क्यों कर रही है। वैष्णवी जी अब तुरंत पीछे हो गई और बोली, मैं तो बस तुम्हारा गुस्सा शांत कर रही थी। अच्छा बताओ इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। समस्तिका ने कुछ कहा क्या तुमसे। कितनी मासूम और कितनी चंचल दिल है वो, भला तुमसे क्या ही कह सकती है। जरूर तुमने ही उसे कुछ कहा होगा। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं जाती हूँ उसके पास, संभालती हूँ उसे। वैष्णवी जी की बात सुनकर आकाश ने गुस्से से एक गहरी सांस ली। वैष्णवी जी दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। वहीं आकाश अब थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, उसे रहने की भी अक्ल नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि किसी के सामने कैसे जाना है और कैसे नहीं। आप या तो उसे कपड़े लेकर दीजिए या फिर मुझे बता दीजिए, मैं उसके लिए कपड़े मंगवा दूंगा। उसने अपना पूरा दुपट्टा खराब कर लिया और मेरे सामने यूं ही घूमे जा रही है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई मीन अगर उसने कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनी होती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडियन कपड़े पहनकर ऐसे, ओ गॉड। ये बोलते हुए आकाश एकदम से रुक गया। वो इस वक्त पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वैष्णवी जी उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, समझती का मासूम है, उसे कभी कभी चीज समझ नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या फिर उसकी सोच गलत है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें उसके लिए एक साड़ी निकाल कर देती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और अपने क्लोजेट में से उन्होंने तुरंत एक साड़ी निकाल कर आगाज को दे भी दी। आगाज उस साड़ी को अपने हाथ में देखते हुए बोला, अब इसे मैं जाकर उसे दूँ। ओह गॉड सीरियसली मॉम, मैं क्या उसके बाप का नौकर हूँ जो मैं उसके काम करता फिरूंगा। आप किसी सर्वेंट के हाथ में भी ये भिजवा सकती है ना, मैं इसे क्यों लेकर जाऊं। ये बोलते हुए वो साड़ी को फेंकने को हुआ। तभी वैष्णवी जी तुरंत बोली, मैं ये सर्वेंट के हाथों भिजवा देती, लेकिन तुमने खुद तो कहा कि उसकी हालत थोड़ी खराब है और अगर कोई नौकर उसे इस हालत में देखेगा तो अच्छा लगता है क्या। तुम जाओ, अगर तुम उसे ये कपड़े नहीं दे सकते तो मुझे दे दो, मैं दे आती हूँ। ये बोलकर वो उससे साड़ी लेने ही वाली थी कि आगाज ने अब अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस साड़ी को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। गुस्से से अभी भी उसका चेहरा एकदम लाल था। वैष्णवी जी उसे जाते हुए देख रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हारी ये जो 100 किलो की अकड़ है ना,
उसे तोड़कर 100 ग्राम करने वाली आ चुकी है बेटा। मुझे तो हाथ नहीं लगाने देते न तुम, मैं देखती हूँ। भला उसे कैसे खुद से दूर रखोगे? ये बोलते हुए उनके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी। तभी आगाज कमरे में वापस आया। जब उसने समस्तिका को एक बार फिर से उसी जगह पर वापस देखा तो इस बार वो गुस्से से कांपने लगा। वो उसके पास आया और बोला, तुम पागल हो क्या? समस्तिका ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। आगाज गुस्से से बोला, मैं भी पागल से ही पूछ रहा हूँ कि वो पागल है या नहीं। ऑफ कोर्स वो मना ही करेगा। देखो, तुम एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। मुझे अपनी बॉडी रिवील करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी मत करना। मेरे लिए ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अब ये पकड़ो ये साड़ी और जाओ जाकर इसे पहन लो, बेशर्म कहीं की। ये बोलकर उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई साड़ी समस्तिका के हाथों पर रख दी और उसके हाथ को छोड़ा तो समस्तिका की दर्द से आह निकल गई। आकाश ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोला, फूल की नहीं बनी हो तुम, जो जरा सा हाथ लगाने पर टूट जाओगी, ड्रामेबाज कहीं की। ये बोलकर आगाज रूम से एक बार फिर से चला गया। इस बार वो अपने जिम एरिया में गया था। समस्तिका उस साड़ी को लेकर अभी भी वहीं पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे इस साड़ी को लेकर कहाँ जाना है। अगर वो आगाज के वॉशरूम में जाती तो आगाज एक बार फिर से चिल्लाता और बाहर जाने के बारे में सोचकर ही समस्तिका को एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत करते हुए वो बाहर की तरफ आई। वहीं दूसरी तरफ अमांस भी इस वक्त अपने कमरे से बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसकी नजर समस्तिका पर गई, जो अभी-अभी आगाज के कमरे से बाहर जाकर नीचे हॉल की तरफ आई थी। वो वैष्णवी जी को ढूंढ रही थी। वो उसकी तरफ देखकर मन ही मन बोला, अब मैं पहले ये पता लगाऊंगा कि तुम्हें मैं याद भी हूँ या नहीं। सच में लड़कियों का कोई पता नहीं होता। ना जाने कितने ही बॉयफ्रेंड होते हैं तुम लड़कियों के। अगर तुम मुझे भूल भी गई होगी तो कोई बड़ी बात नहीं। ये बोलकर वो नीचे की तरफ आया, जहाँ पर समस्तिका एक सर्वेंट के सामने खड़ी थी और उससे सवाल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूछे भी तो क्या पूछे। अगर उस सर्वेंट ने कारण पूछा तो वो क्या कारण देगी। तभी उसके कानों में, जाओ जाकर मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। ये आवाज सुनकर ही समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने उस साड़ी को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पलटकर पीछे अमांस की तरफ देख सके। वो तुरंत वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई तो अमांस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे समस्तिका से रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो समस्तिका वापस अपने रूम की तरफ जा रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, लगता है ये मुझे भूल गई। अगर मैं इसे याद होता तो ये पलटकर मुझे देखती तो सही। वहीं दूसरी तरफ सीढ़ियों पर चढ़ रही समस्तिका की आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आई और अब आते ही सीधा वॉशरूम में चली गई। उसने दरवाजा अच्छे से बंद किया और साड़ी को साइड रखकर अपने कपड़ों में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसने शावर ऑन किया और शावर के पानी में भीगते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने एक चेहरा घूम रहा था, जो किसी और का नहीं अमांस का था। और उस चेहरे को याद करते हुए उसके कानों में अपनी ही आवाजें गूंज रही थी। मैं पूरी दुनिया भूल सकती हूँ आगाज, लेकिन आपको नहीं भूल सकती। आप प्यार है मेरा। अगर मैं मर भी गई ना तो मेरी रूह आपको याद रखेगी। ये सब याद करते हुए अचानक ही वो पूरी तरह से कांपने लगी थी। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। जैसे जैसे शावर का पानी उस पर ज्यादा गिर रहा था, वैसे वैसे उसका कांपना भी बढ़ता जा रहा था। वो अब अपनी बॉडी को नोचने लगी, कभी अपने सीने को खींचते हुए अपनी मुट्ठी में भरती, तो कभी अपने पेट पर अपना हाथ रखती, कभी अपने थाई पार्ट पर अपना हाथ रखकर अपने थाई पार्ट को नोचती, तो कभी अपने चेहरे पर अपना हाथ रखती। वो रो रही थी, लेकिन उसके रोने की आवाज बहुत भारी थी। रोने के साथ साथ वो बुरी तरह से सिसक भी रही थी। वो गहरी गहरी सांस लेकर रोते हुए बोली, मुझे मुझे भूलना है आपको। मुझे मुझे भूल जाना है आपको, लेकिन मेरा दिमाग भूलता नहीं। मुझे मुझे याद नहीं रखना आपको। आप कोई नहीं है अब मेरी जिंदगी में। मुझे आपकी याद नहीं आती। मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है। आप गंदे हैं, आप बहुत बहुत गंदे हैं। मैं प्यार नहीं करती आपसे। मुझे नहीं याद रखना आपको। आप चले जाइए मेरे दिमाग से, मेरे दिल से चले जाइए, मत आइए यहाँ पर। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से शिविर कर रही थी।
और उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। वही वॉशरूम के एक कोने में खड़ा आगाज उसे इस हालत में देखकर हैरान था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।